Part 2 Dracula. वो मुस्कुराई और सफ़ेद शर्ट पहने हुए एक वृद्ध आदमी से कुछ बोली, जो कि दरवाजे तक उसके साथ आया था। वो अंदर गया और तुरंत ही एक खत को थामे हुए वापस लौटा। मेरे मित्र कारपेथिस, मैं तुम्हारा स्वागत है। मैं बेहद आतुरता से आपकी और तुम्हारी आमद का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज रात आराम करो, कल 3 बजे बुकोविना के लिए तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होगी। बोर्गो दर्रे के नज़दीक मेरी गाड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और तुमको मेरे पास लेकर आएगी। मैं आशा करता हूँ कि लंदन से यहाँ तक की तुम्हारी यात्रा सुखद रही होगी और मेरी इस खूबसूरत जगह पर तुमको असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तुम्हारा मित्र ड्रैकुला। 4 मई। मैंने पाया कि होटल के मालिकान के पास ड्रैकुला द्वारा भेजा गया एक और खत है, जिसमें उसने टुकड़ों मुझको गाड़ी में अच्छा स्थान दिलाने का निर्देश दिया है, परंतु मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने एक चुप्पी लगा ली और ऐसा बहाना किया जैसे कि वो मेरी जर्मन भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, जो कि कतई मुमकिन नहीं था, क्योंकि आज तक वो मेरी भाषा को साफ तौर पर समझ रहे थे। कम से कम जैसा उन पर आ रहा था वो वैसा जवाब दे पा रहे थे। वृद्ध आदमी और उसकी पत्नी, जिन्होंने होटल में मेरा स्वागत किया था, एक दूसरे की तरफ भयभीत अंदाज में देख रहे थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि होटल और गाड़ी का किराया एक खत में भेजा जा चुका है और इसके अलावा उनको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो काउंट ड्रैकुला के बारे में कुछ जानते हैं या वो उसके महल के बारे में मुझे कुछ बता सके, तो वृद्ध और उनकी पत्नी की आंखों में एक अजीब किस्म का भय दिखाई दिया और उन्होंने बताया कि वो ड्रैकुला या उसके महल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और इस बारे में उन्होंने आगे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मेरी वहाँ से रवानगी का समय नज़दीक आ चुका था, इसीलिए इस बात किसी और से पूछताछ करने लायक समय मेरे पास मौजूद नहीं था। कुल मिलाकर ये सब बहुत रहस्यमय और चिंतित करने वाला था। मेरी वहाँ से रवानगी से कुछ देर पहले वो वृद्ध महिला मेरे कमरे में आई और बेहद उन्मत्त लहजे में बोली, मत जाओ वहाँ मेरे बेटे, मत जाओ वहाँ। कहते समय वो इतनी उत्तेजित हो थी कि जितनी जर्मन भाषा को वो जानती थी वो उसकी को क्षेत्रीय भाषा के साथ मिश्रित हो रही थी, जिससे उसके द्वारा कहा गया एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने भी उससे कई प्रश्न किए पर वो जवाब देने के काबिल नहीं लग रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मुझे वहाँ तुरंत ही जाना है और मेरी वहाँ एक व्यापार के सिलसिले से बात होने वाली है, तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुमको पता है कि आज कौन सा दिन है? जवाब में मैंने पाया कि आज 4 मई है, तो उसने अपनी गर्दन इनकार में हिलाई और दोबारा बोली, हाँ मुझे पता है कि आज 4 मई है, लेकिन आज है क्या? मेरे इतना बताने पर भी कि मैं उसके प्रश्न को समझ नहीं पाया, उसने उसकी बार उससे पूछा कि आज बजाय मुझे जवाब देना ज़्यादा उचित समझा और बोली, आज सेंट जॉर्ज डे है। क्या तुमको पता है कि आज की रात जब घड़ी की सुइयाँ 12 पर आती हैं तो पूरी दुनिया की काली शक्तियाँ अपने पूरे शबाब पर होती हैं? क्या तुमको पता है कि तुम वहाँ और किसके पास जा रहे हो? कहते हुए वो इतना विचलित थी कि उसको मेरा लाख समझाना भी ढाक के 3 पात लग साबित हुआ और अंततः उसने अपने घुटनों के बल मुस्कुराकर झुककर मुझसे वहाँ न जाने की भीख मांगी। कम से कम 1 या 2 दिन तक तो उसने मुझे इंतज़ार करने को कहा। भले ही ये सब हास्यास्पद था, परंतु अब मैं भी बेचैनी महसूस करने लगा था। लेकिन व्यापार था जो कि पूरा करना था और मैं नहीं चाहता था कि इस व्यापार में कोई विघ्न आए। मैंने उसे ऊपर उठाया और जितना विनम्र होकर कह सकता था उतना ही विनम्र होकर कहा,
आपका चिंता करना लाज़मी है, परंतु मेरा काम भी बेहद ज़रूरी है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। उसने अपनी आँखें पोंछी और अपने गाल से गले से एक क्रॉसनुमा लॉकेट उतारा और मुझे सौंप दिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, परंतु एक धार्मिक अंग्रेजी परिवार से पैदा होने के नाते मुझे बचपन से ही ऐसी चीज़ों का सम्मान करना सिखाया गया था और एक अनजान वृद्ध महिला द्वारा दी गई इस भेंट को लौटाना भी अभद्र प्रतीत होता। उससे शायद मेरी मनोस्थिति को भांप लिया था, इसीलिए उसने वो लॉकेट मेरे गले में पिरो दिया और कहा, तुम्हारी माँ के लिए, और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अपनी डायरी का हिस्सा मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए लिख रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी अभी आई नहीं और लॉकेट अभी भी मेरे गले में है पड़ा हुआ है। चाहे मैं अंदर से डरा हुआ था कि मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। अगर मेरे से पहले मीना तक ये डायरी पहुँचे तो मीना के लिए ये डायरी मेरी तरफ से आमतौर पर अलविदा समझी जाए। गाड़ी आ चुकी थी। 5 मई, ड्रैकुला महल। भोर की लालिमा अब जा चुकी थी। सुदूर क्षितिज में सूरज अपनी सब शैशवावस्था से जवानी की दहलीज में कदम रख चुका था। पहाड़ों पर स्थित पेड़ों के पीछे सूरज आँख में चौली खेल रहा था। मैं उम्मीदा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी नींद में खलल डालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं नींद आने तक लिखने वाला हूँ। बहुत कुछ लिखना बाकी है और जो इसे पढ़ेंगे वो शायद ये भी जानने को उत्सुक हों कि ब्रिज छोड़ने से पहले मैंने अच्छे से डिनर लिया था या नहीं। इसीलिए मैं पहले ये बताऊँगा कि मैंने डिनर में क्या खाया था। मैंने खाया था वो उसे रोवर स्टीक कहते हैं, जो एक ख़ास प्रकार का व्यंजन था और सूअर और भैंस के मांस की कतलियों को प्याज और लाल मिर्च के पेस्ट में लपेटकर लोहे की सलाइयों में पिरोकर हल्की आंच में पकाकर तैयार किया जाता था। इसके साथ एक विशेष प्रकार की शराब थी जिसका स्वाद कशैला था, लेकिन वो फिर भी पीने लायक थी। मैंने शराब के केवल 2 ही पैक पिए थे। जब मैं अपनी गाड़ी में पहुंचा तो ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था। मैंने उसे होटल के मालिकान से बात करते हुए देखा। वो स्पष्ट रूप से मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। बाकायदा वो मेरे ऊपर एक नज़र भी डाल लेते। कुछ लोग जो दरवाजे के बाहर बेंचों पर बैठे थे, उन्होंने भी सुनकर मेरे ऊपर एक निश्चल दयापूर्ण भाव से दृष्टिपात किया। मैं इतनी दूर से भी कई सारे शब्दों को जिससे कई को वो लोग अक्सर दोहरा रहे थे सुन पा रहा था, क्योंकि वहाँ कई सारे इलाकों के बाशिंदे मौजूद थे। इसीलिए मैंने अपनी बहुभाषी डिक्शनरी निकाली और उन शब्दों पर गौर किया। जब उनके विचार मेरे बारे में कतई उम्मीदजनक नहीं थे। उन शब्दों में कई का मतलब ओरडोंग, शैतान, पोकोल, नर्क, स्लुगोइल, जादूगरनी, ब्रोलोक और बलकोस्कल, दोनों ही शब्दों का एक ही मतलब था। नर भेड़िया एक ऐसा प्राणी जिसका सिर भेड़िया का एवं शरीर इंसान जैसा होता है, अथवा वैम्पायर एक राक्षस जो रात को लोगों का खून पीता है। जब हम चलने वाले थे तो लोग की पूरी भीड़ दरवाजे के अंदर इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने अपने खड़े होने के अंदाज से एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई थी कि एक बड़ा क्रॉस था जो मेरी तरफ 2 उंगलियां उठाई थे। सब देखकर मेरे जिस्म में एक अजीब सी सिरहन पैदा हो गई थी। कुछ मुश्किल से ही सही, लेकिन मुझे कुछ सहयात्रियों ने बताया कि इसका मतलब था। पहले वो तो मुझे जवाब देने में हिचकिचाए, पर जैसे ही उनको पता चला कि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रथा शैतान की बुरी नज़रों से बचाने के लिए एक रक्षा कवच है। एक अज्ञात स्थान की यात्रा करने से पूर्व और एक अनजान इंसान से मिलने से पूर्व ये मेरे लिए अच्छा संकेत नहीं था, लेकिन यहाँ हर कोई इतना दयालु, इतना नर्म दिल और मेरा इतना
तरफदार था कि इन सारे संकेतों और घटनाओं को मैंने कान पर से मक्खी की तरह उड़ा दिया। अद्यपि मैं दरवाजे के अंदर वाले दृश्य को, जहाँ उन सब लोगों ने एक क्रॉस का निशान बनाया था, जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। तभी हमारे ड्राइवर ने, जिससे सफ़ेद लिनन के कवर ने आगे की सीट को पूरी तरह ढक रखा था, हुर्रा बोला और चारों घोड़ों पर अपने लंबे चाबुक को फटकारा। घोड़े सरपट दौड़ने लगे और इस प्रकार हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। जल्द ही रास्ते के खूबसूरत दृश्यों की वजह से मेरे मन में विचार रहे भूता ख्याल एकदम गधे के सर से सींगों की मानिंदा गायब हो चुके थे। अद्यपि मैं अपने सहयात्रियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अथवा भाषाओं को जानता था, लेकिन फिर भी उनके शब्दों को समझना आसान नहीं था और ना ही मैं उनको समझना चाहता था। अब हमारे सामने एक हरा भरा ढालू मैदान था, जो कि पूरी तरह वनों और उपवनों से परिपूर्ण था। यत्र तत्र सर्वत्र ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं और उन पर मौजूद वृक्षों को समूह ऐसा शोभायान थे जैसे कि प्रकृति ने बहुत ही फुर्सत से पहाड़ियों का श्रृंगार किया हो। वहाँ हर जगह सेब, आड़ू, नाशपाती और चेरी के मनमोहक बगीचे थे, जो पूरे वातावरण को अपने सुगंध से महका रहे थे। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ी, वैसे वैसे मेरे दृश्य और ज़्यादा मनमोहक होते चले गए। हरे पास के मैदान थे, जो कि वृक्षों के टूटे हर सूखे पत्तों को हटे पड़े थे। रास्ता भले ही ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन हम फिर भी अपनी मंजिल की ओर दुगति से उड़े चले जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दबाजी का मतलब क्या है, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि हमारा ड्राइवर बोर्गो दर्रे तक सही समय पर पहुंचने में कोई कोताही नहीं बरतने वाला था। मुझे बताया गया था कि यह रास्ता गर्मियों में जितना आसान था, सर्दियों की बर्फबारी में उतना ही मुश्किल था। कारपेथिस निवासियों के लिए इसकी मरम्मत न कराना एक पुरानी परंपरा थी, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि अगर उन्होंने इस रास्तों की समस्या की मरम्मत कराई थी तो विदेशी आक्रमणकारी उनकी सरजमी पर आसानी से हमला कर सकते थे। इन हरी भरी पहाड़ियों में भरे गगनचुंबी कारपेथिन पर्वत श्रृंखला के ढलुआ जंगल थे। ये जंगल हमारे यहाँ दाएं और बाएं दोनों तरफ मौजूद थे। दोपहर के सूर्य की किरणें इन जंगलों से टकराकर माहौल को रंगीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थीं। चोटियों की छाया सूर्य की इन किरणों से हल्की बैंगनी प्रतीत हो रही थी और जहाँ पास और चट्टानें मिली हुई थीं, वहाँ हरा और भूरा रंग बिखरा पड़ा था। पहाड़ी रास्तों में कई तीखे मोड़ थे, जिन पर कमजोर दिल वालों की घिघी बन जाती थी। जैसे ही सूरज ने डूबना शुरू किया, हमने पानी के गिरते झरने देखे, जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पहाड़ों से दूध फैला रहा हो। तभी सर्पीला रास्ता समाप्त हुआ और हम एक पहाड़ी के निचले हिस्से पर पहुँचे। मेरे एक सहयात्री ने अचानक मेरे हाथ को स्पर्श किया। मैंने चौंक कर उसे देखा तो उसने एक तरफ इशारा किया और कहा, देखो, ईश्वर का सिंहासन। इतना कहकर उसने अपने सीने पर क्रॉस बनाया और एक प्रार्थना की। जब मैंने उस तरफ देखा तो पाया कि बर्फ से ढका एक पहाड़ आसमान छूने की शर्त लगाकर निकलता था। हम अपनी अंतहीन प्रतीत होती यात्रा पर अग्रसर थे और सूरज हमारे पीछे नीचे की ओर डूबता ही जा रहा था। शाम की छाया हमारे चारों तरफ फैली जा रही थी। बर्फ से ढकी चोटियाँ सूर्यास्त के संसर्ग में आकर शर्म से गुलाबी हो गई थीं और ये नज़ारा मेरी यादों में लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला था। इस रास्ते पर कुछ लोगों
का आवागमन जारी था, जो कि एक राहत की बात थी। महिलाएं और पुरुष एक पूजा स्थल पर एकत्रित थे और अपनी पूजा में इतने मग्न थे कि हमारे आने पर भी उन्होंने हमको कान नहीं दिए। वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए नई थीं, जैसे कि पेड़ों पर मौजूद पुआल, बहुतायत में खड़े हुए भोज के पेड़ जिनका सफ़ेद तना हरे पत्तों में चांदी की मानिंद चमक रहा था। बार बार हम विशेष प्रकार की सवारी गाड़ियों, जो कि सड़क की बनावट से मेल खाती हुई सर्पाकार आकृति में बनी हुई थीं, को पार करते, जिनसे निश्चित रूप से घर लौटते मजदूर और किसान बैठे हुए थे। जैसे ही शाम गहरी ठंड बढ़ गई थी और गहराती हुई शाम बलूत बीच और देवदार के वृक्षों को अपनी धुंधली आगोश में समेटने लगी। हम दर्रे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और गहरा धुंधला बर्फीला घाटियों में बढ़ता चला जा रहा था। कभी जब रास्ता देवदार के जंगलों से गुजरता था, वहाँ ढलता चला जा रहा था। कभी जब हम रास्ता देवदार के जंगलों से गुजरता, वहाँ फैला स्याह धुंधकार एक अजीब सा भय जागृत कर देता था। कभी कभी सड़क इतनी ढलुआ हो जाती कि ड्राइवर की लाख जल्दी के बावजूद भी घोड़े स्वयं ही मद्धिम हो जाते थे। मैंने कुछ देर सड़क पर पैदल चलने की इच्छा व्यक्त की, जिसको कि ड्राइवर ने आते जाते मैंने कुछ देर सड़क पर पैदल चलने की इच्छा व्यक्त की, ड्राइवर ने सिरे से ही नकारा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा, तुम यहाँ पैदल नहीं चल सकते। यहाँ के कुत्ते बहुत ही खतरनाक हैं। उसने कभी मुसाफिरों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे भी सोने से पहले तुम्हारे पास ऐसे कई मौके आएंगे। जो केवल तब एक बार रुका जब उसने अपनी गाड़ी में रोशनी करने की ज़रूरत महसूस हुई। जब अंधेरा ज़्यादा गहरा गया, तब यात्रियों की उत्तेजना एकदम बढ़ चली थी और वो ड्राइवर से एक के बाद एक गति को बढ़ाने के लिए कहने लगे। उसने घोड़ों पर अपने लंबे चाबुक से निर्दयतापूर्वक वार किए, तब जोर जोर से चिल्लाकर उसको और तेज चलाने को प्रेरित किया। अंधेरा गहराने के साथ ही यात्रियों की उत्तेजना भी बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर भी पागल हो चुका था और घोड़ों पर अपनी चाबुक ताबड़तोड़ चला रहा था। गाड़ी समुद्री तूफान में फंसी हुई नाव की तरह इधर उधर झूल रही थी, इसलिए मुझे एक हैंडल को पकड़कर बैठना पड़ा। रास्ता अब ज़्यादा समतल हो रहा था और गाड़ी भी दुगति से उड़ रही थी। तब पहाड़ हमारे समीप आते हुए प्रतीत हो रहे थे और हम आखिरकार बोर्गो दर्रे में प्रवेश कर रहे थे। एक के बाद एक कई यात्रियों ने मुझे उपहार प्रदान किए। ये उपहार उन्होंने मुझे इतने अपनत्व से सौंपे थे कि मेरा भी बार मना करने का दिल नहीं किया। उनको लेते वक्त मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन हर उपहार एक मदद, भरोसे, प्रेम, संदेश, आशीर्वाद और उसी भव्य मिश्रित लहजे में दिया गया था जिसको कि मैंने मिश्रिज के होटल से बाहर देखा था। वही क्रॉस का निशान, शैतान की बुरी नज़रों से बचने वाला रक्षा कवच। तभी ड्राइवर आगे की ओर झुका और उसके साथ साथ हर यात्री भी गाड़ी से बाहर अंधेरे में उत्सुकतावश झांकने लगे, जो कि इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत ही रोमांचक होने वाला था, या उसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी किसी भी सहयात्री ने मुझे उसके बारे में लेश मात्र भी नहीं बताया। उत्सुकता ही की यह घड़ी कुछ ही समय तक बनी रही और आखिरकार हमने देखा कि पूर्व दिशा में दर्रा खुला हुआ था। तब एक रास्ता वहाँ से होकर गुजर रहा था। काले बादल ऊपर आकाश में तैर रहे थे। हवा कुछ भारी थी, जो कि तूफान के आने का अंदेशा दिला रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पर्वतमाला दो मौसमों का
प्रतिनिधित्व कर रही थी और आज हमको तूफानी मौसम से गुजरना था। मैं भी अब उस साधन को देख रहा था जो कि ड्रैकुला के कथानुसार मुझे उसके पास ले जाने वाला था। हर पल अंधेरे में मैं लालटेन का प्रकाश दिखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सिवाय अंधेरे के मुझे और नज़र नहीं आ रहा था। प्रकाश का एकमात्र साधन हमारी गाड़ी की लालटेन थी, जिनकी रोशनी में घोड़ों की नाक से निकलती हुई भाप सफ़ेद बादल के बनने का एहसास दिला रही थी। हम अपने सामने केवल सफ़ेद सड़क को देख पा रहे थे और इस पर किसी अन्य वाहन का कोई नामो निशान नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तभी ड्राइवर ने अपनी घड़ी में देखते हुए अन्य यात्रियों से बहुत ही धीमे स्वर में कुछ कहा, जिससे कुछ शब्द ही मेरे पल्ले पड़ पाए। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसने कहा था तय समय से 1 घंटा पहले। फिर उसने मेरी तरफ घूमकर मुझसे भी बुरी जर्मन भाषा में पूछते हुआ कि चूँकि वो बुकोविना से आएंगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपना सफ़र कल शुरू करो। जब वो मुझसे बात कर रहा था तभी घोड़ों में हिनहिनाना शुरू कर दिया, इसीलिए वो मुझे छोड़कर अपने घोड़ों को चलाने लगा। तभी गाड़ी सारे यात्रियों की चीखों से भर गई और वे सब अपने सीने पर क्रॉस लगाने लग गए। 4 घोड़ों से जुती हुई एक बग्गी वहाँ दाखिल हुई और हमारी गाड़ी के बाजू में खड़ी हो गई। अपनी गाड़ी की लालटेनों की रोशनी जो कि सीधी उन पर पड़ रही थी, मैंने देखा कि बग्गी में जुते घोड़े काले और काफ़ी शानदार थे। बग्गी का ड्राइवर एक लंबा आदमी था, जिसकी भूरी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी और उसके सर पर खड़े बड़े काले हैट की वजह से उसका चेहरा देखना मुहाल था। जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ा, लालटेनों की रोशनी में मुझे उसकी चमकीली लाल आँखों की एक झलक मिली। उसने ड्राइवर से कहा, क्या बात है, आज रात जल्दी आ गए? हमारे ड्राइवर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए काँपते स्वर में उत्तर दिया, इस सज्जन को ज़्यादा जल्दी थी। जवाब में अजनबी ड्राइवर ने कहा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है और मेरे घोड़े भी बहुत तेज़ दौड़ते हैं। जब वो बोल रहा था तो एक रहस्यमय मुस्कान उसके होंठों पर तैर रही थी। लालटेन की रोशनी में मुझे उसके सुर्ख होंठ और नुकीले सफ़ेद दांत साफ नजर आए थे। मेरे एक सहयात्री ने दूसरे के कान में बर्जर की लिखी हुई लियोनारे नामक कविता की एक पंक्ति कही, डेन डाई तोरटेन रितेन स्वचनेला, मृत आत्माएं तेजी से सफ़र करती हैं। अजनबी ड्राइवर ने इन शब्दों को साफ साफ सुना, जिसकी एवज में उसने मेरे सहयात्री की तरफ एक चमकीली मुस्कान फेंकी। उस सहयात्री ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और यह उंगलियों से अपने सीने पर क्रॉस बनाने लगा। मुझे मेरे मेहमान का सामान दो, अजनबी ड्राइवर ने कहा, और बिजली की तेज़ी से मेरे सारे बैग बग्गी में रखे जा चुके थे। मैं अपनी गाड़ी से उतरकर बग्गी की साइड में पहुंचा। चूँकि बग्गी थोड़ी ऊंची थी, इसीलिए अजनबी ड्राइवर ने बग्गी में चढ़ने में मेरी मदद करने हेतु मेरी बाँह थामी। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी और उसकी बेमिसाल ताकत को दर्शा रही थी। बिना एक ही शब्द बोले उसने लगाम हिलाई, घोड़े मुड़े और हम दर्रे के अंधेरे में दाखिल हो गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरे सारे पुराने सहयात्री अपनी 2 उंगलियों से अपने अपने सीने पर क्रॉस बना रहे थे। तभी मेरे ड्राइवर ने अपना घोड़ा फटकारा, घोड़ों को हुर्रा कहा और हम बुकोविना की तरफ चल पड़े। घोड़े जैसे ही अंधकार में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंड और अकेलेपन के एहसास ने मुझे घेर लिया। वैसे तो मेरे कंधों पर एक कंबल पड़ा हुआ था और पैरों के नीचे एक कालीन थी, और ये दोनों सर्दी में मुझे थोड़ी बहुत मदद प्रदान करने वाले थे। तभी ड्राइवर ने मुझे बेहद सधी हुई जर्मन भाषा में कहा, आज सर्दी काफ़ी है महोदय, और मेरे मालिक ड्रैकुला ने मुझे आपका खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। आपकी सीट के नीचे उस प्रांत की मशहूर
आलू बुखारे की ब्रांडी की एक बोतल रखी है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप उसे पी सकते हैं।